सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है जनाब मंजिलों को पाने के लिए। चलना भी ज़रूरी है जनाब मंजिलों को पाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बेटा पिछले जो सीरीज़ में मैंने 112 तक आपसे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 113 में क्या लिखा है? बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाय। जो बिन कार्ड है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो बिन कार्ड में क्या जाएगा? तो इट इज मेंटेन्ड बाय द स्टोर कीपर। किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है बेटा? ये स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अभी बेटा ये जो पीडीएफ है अभी इन प्रोसेस है। जैसे इसमें भी इसको हाईलाइट नहीं किया, नंबरिंग कई जगह पर नहीं डाली, कुछ स्किप हो गया हुआ है। इट इज स्टिल इन प्रोसेस। बहुत से बच्चे जो पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं बेटा ये आपके सामने है, बीच में कुछ स्किप हो गया तो अभी फाइनल टच अभी देना है, नंबरिंग डालनी है, कलर चेंज करना है। तो सिर्फ ये इसलिए मैं आपकी वीडियो साथ में ला रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, वो साथ साथ चलता जाए। ठीक है। 114 में क्या लिखा है? A material loss during production or shortage due to evaporation or shrinkage is called। जो भी मटेरियल लॉस होता है प्रोडक्शन में, किस वजह से? इवेपोरेशन की वजह से या फिर श्रिंकेज की वजह से, तो बेटा उसको हम बोलते हैं वेस्ट। वो हमारे लिए वेस्ट होता है। बड़ा ही सटल डिफरेंस होता है स्क्रैप में, वेस्ट में, स्पॉइलेज में। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स allotted to a particular department or cost center over the units produced is called। जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड्स allotted किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या कॉस्ट सेंटर को, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये पर्टिकुलर ओवरहेड्स ने इन खर्चों को एब्जॉर्ब कर लिया। मैंने एक पिछले में बताया था कि 3 आइटम्स हैं, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। अगेन इन तीनों में बहुत ही कम अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद जो मेरे भी कुछ लेक्चर्स जो यूट्यूब पर आए हैं उनमें मैंने ये एक्सप्लेन किया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। हमने जो हमारे जो ओवरहेड्स हैं उनको ओवर एब्जॉर्ब कर लिया, मीन्स ज़्यादा ले लिए कॉस्ट अकाउंट्स में। उससे क्या होगा? मीन्स हमने खर्चे ज़्यादा ले लिए कॉस्ट अकाउंट्स में। तो अगर हमने खर्चे ज़्यादा ले लिए, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब आ गया हमारा खर्चा कम था बट हमने कॉस्ट शीट में, कॉस्ट अकाउंट्स में खर्चा ज़्यादा ले लिया, उससे कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, कंपोजिट यूनिट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये किसका डिस्टिंक्टिव फीचर है कंपोजिट यूनिट का? तो सिंगल कॉस्टिंग तो बेटा इसका नहीं है। आगे हम देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस में है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इसका जो आंसर है प्रोसेस कॉस्टिंग है और जॉब कॉस्टिंग है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? इट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। 118, इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो डायरेक्ट वेजेस जो होती हैं वो कहाँ पर डेबिट की जाती हैं? जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं, तो जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी खर्चे चाहे डायरेक्ट हैं चाहे इनडायरेक्ट हैं, वो सारे के सारे हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाएंगे तो उसके डेबिट में जितने भी खर्चे होते हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट में आएंगे। पेपर मिल्स आर मस्ट अडॉप्ट। पेपर मिल्स को यूनिट कॉस्टिंग जो उनके लिए सूटेबल है उनको यूनिट कॉस्टिंग को अडॉप्ट करना पड़ता है, अडॉप्ट करना चाहिए। जॉब कॉस्टिंग इज द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर, किसके लिए है ये? ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स का भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं, शुगर
ये रिपेयर शॉप्स में जॉब कॉस्टिंग जो यूज़ होती है। तो जॉब कॉस्टिंग आपका जो वॉशिंग मशीन ख़राब है, आप रिपेयर शॉप में लेकर गए, आपकी जो आयरन है, जो आयरन आ जाएगी वो ख़राब है, वो आप रिपेयर शॉप में एक पर्टिकुलर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को लेकर गए। आपकी मिक्सर ग्राइंडर ख़राब है तो रिपेयर शॉप, तो आपके जॉब के अकॉर्डिंगली आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वो किस में आ जाएगा? वो आ जाता है हमारा रिपेयर शॉप में। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंडस्ट्री फॉर बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग के लिए कौन सी चलेगी? तो बैच कॉस्टिंग के लिए बेटा इनमें जो होगा, जो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज अ रेडीमेड गारमेंट्स। तो रेडीमेड गारमेंट्स जो होंगे उनमें बैच कॉस्टिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट वन 122, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द टू अल्टरनेटिव इज नोन एज। दो कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ये डिफरेंशियल कॉस्टिंग होती है। कौन सी कॉस्टिंग होती है? डिफरेंशियल कॉस्टिंग होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इक्वेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन? ये इनकरेक्ट इक्वेशन किसकी है? कंट्रीब्यूशन की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टॉपिक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेटा में क्या कहता है? मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कंट्रीब्यूशन जो होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एक और इसमें आती है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू बेटा फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस। तो ये क्या इक्वेशन है? ये कंट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये राइट है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी ठीक है। सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, तो सेल्स में से फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों अलग अलग हैं। और सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट को बेटा, जो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, इट इज नथिंग एल्स बट इट इज वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहां पर जो सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट है, ये इनकरेक्ट इक्वेशन हमारे पास है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन, इसके बीच का जो डिफरेंस है डिफरेंशियल कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट फॉर द टू लेवल्स ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट फॉर टू लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट फॉर टू लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो जो टोटल कॉस्ट होगी टू लेवल्स ऑफ आउट में, टोटल कॉस्ट और टू लेवल्स ऑफ आउटपुट में, तो उनका जो अंतर होगा, जो डिफरेंस जो होगा, वो डिफरेंशियल कॉस्ट में आता है। 125th 125th में क्या आ जाएगा? वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ। तो दोनों में किस चीज का अंतर आ जाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इसकी ट्रीटमेंट का जो अंतर आ जाता है, दैट वन इज द फिक्स्ड ओवरहेड्स। और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होगा वो मेन प्राइमरी डिफरेंस है मार्जिनल कॉस्टिंग में और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट हम फिक्स लेकर चलते हैं और उसमें सिर्फ जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होंगे। जैसे वी आर वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी, 70% कैपेसिटी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? विच विल रिमेन एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जैसे अगर हम 50% यूनिट्स बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आएगी। जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स बनाते जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगी इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग में आ जाता है। 126 में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग इज द, क्या आ जाएगा दोनों में? 120 में अमाउंट ऑफ कॉस्ट असाइन टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। ये इनके बीच का जो जो आ जाएगा। नेक्स्ट वन 127, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बेटा हम मार्जिनल इनकम की भी कहते हैं। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग में है। पीरियड कॉस्ट आर, पीरियड कॉस्ट क्या होंगी? ये फिक्स्ड होती हैं। हमारे पास दो प्रकार की इसमें आ जाती है, एक पीरियड कॉस्ट आ जाती है और एक प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाती है। जो पीरियड कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है और जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हम उसको बोल सकते हैं। तो इट इज
फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन या कंट्रीब्यूशन क्या होगा? इट इज, क्या बताया था मैंने अभी इसमें? तो यहाँ पर हम जो 7 वाली में देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। ओके, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और इट इज क्या आ सकता है? फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, ऑप्शन ए। प्रॉफिट पर वेरिएबल कॉस्ट भी गलत है, सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस प्रॉफिट वो भी गलत है, सेल्स माइनस प्रॉफिट वो भी गलत है। अभी थोड़ा सा डाउट लगे तो इक्वेशन लिखकर चेक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगी। पीवी रेशो, पीवी रेशो को हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्यार से शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पीवी रेशो हम बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशो भी हम इसको कहते हैं। ये किस चीज़ का इंडिकेटर आता है? दिस इज इंडिकेटर ऑफ कि जो हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो वॉल्यूम का कितने प्रतिशत है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट को ये इंडिकेट करता है, रेट ऑफ प्रॉफिट को। नेक्स्ट वन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जब हम अपनी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स जो होती है, ठीक है जी, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या होगी बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स क्या होगी? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ये वो पॉइंट होता है जिसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लॉस, ना हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी? जो हमारी एक्चुअल सेल्स है और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि लेट इट बी, अगर हमारी सेल्स बेटा 2 लाख है, एक्चुअल सेल्स 2 लाख है, और नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स अगर हम 1,60,000 की सेल करते हैं, हमारी जो 1,60,000 सेल है, इस पॉइंट पर हमें ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। अगर इससे जितनी ज़्यादा सेल हमारी होती जाएगी, जितनी ज़्यादा सेल होती जाएगी, हमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हमारी एक्चुअल सेल 2 लाख है तो दैट मीन्स हमारे पास जो कुशनिंग, हमारे पास जो कुशनिंग, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कितनी है? इन दोनों का अंतर। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? तो 131 में क्या आ जाएगा? इट इज एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बीच का जो अंतर होगा उसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 132, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? उससे का इफेक्ट क्या पड़ेगा? हमारी कंट्रीब्यूशन कम होगी। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सेल्स में से हम जो सेल्स तो सेम रही, हमारी सेल है बेटा 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पहले थी हमारी 40,000, कॉन्ट्रीब्यूशन था 60,000, अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 53,000, इंक्रीज हो गई। अब ये इंक्रीज होगी, पहले हमारा प्रॉफिट कितना था? 60 कंट्रीब्यूशन, अब हमारी कंट्रीब्यूशन होगी 47। तो जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कम होता जाएगा, रिड्यूसेस कंट्रीब्यूशन। एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस में कोई भी इंक्रीज होगा तो सेल्स इंक्रीज होगी, क्या होगा? सेल्स इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा? हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स, तो अगर हमारा मार्जिन है सेफ्टी का वो ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट करता है? कि बिजनेस हमारा साउंड है, वो अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहा है, कि हमारे पास जो एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बीच का जो अंतर है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के बीच का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमारी सेल में गिरावट भी आती है, घाटा भी आता है, तो वी आर हैविंग, हमारे पास जो कुशनिंग मीन्स हमारे पास अगर ये 5 लाख है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी है बेटा कितना? लेट इट बी 1 लाख है, तो हमारी सेल
4 लाख तक हमारे पास जो है कुशनिंग है, 4 लाख तक हमारी सेल अगर कम होगी तभी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये बिजनेस की साउंडनेस को बताता है। द एंगल, इट इज एंगल नॉट ए, इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लेना, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ANGLE। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, वो क्या होता है, इट इज एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन। तो इन दोनों का जो अंतर होगा, जो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, 135 तक एमसीक्यूज आपसे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो एमसीक्यूज होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करूंगा बहुत जल्द। दिस वन बजटिंग के भी मैं एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ओके, अगेन लास्ट में दोबारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को प्रमोट करिए, उन्हें बताइए। अगर आपको वाकई में इसमें कोई क्वालिटी कंटेंट दिखता है तो आप प्रमोट करिए हमारे चैनल को। आपके कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव, मोस्ट मोस्ट वेलकम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगेन कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्रिकॉशन लीजिए, मास्क यूज़ करिए, बार बार हाथ धोइए, क्योंकि ये अब जो वायरस, अगर जो नया वाला आया, जो नया म्यूटेंट नया जो आया है, ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें उसका पूरी रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, तो अपने हाथ में ही अपनी सुरक्षा है। ओके, बाय बाय बेटा, टेक केयर। ओके।